हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं स्थिर वैद्युतिकी का पहला भाग। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की एक शाखा होती है। अगर हम स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा निकालना चाहते हैं तो देखिए, स्थिर वैद्युतिकी को हम लिख सकते हैं स्थिर प्लस वैद्युत प्लस की के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। अर्थात स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग स्थिर वैद्युत के बारे में अर्थात विद्युत के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, विद्युत की उत्पत्ति जो होती है किससे होती है, आवेशों से होती है। विद्युत की उत्पत्ति किससे होती है, आवेशों से होती है। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आखिर आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं अर्थात चार्ज क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे पदार्थों में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे पदार्थों में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे पदार्थों में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि आवेश किसे कहते हैं। अब एक बात समझिए, लगभग ईसा से लगभग 600 साल पहले, ईसा से लगभग 600 साल पहले की यह बात है, लगभग ईसा से 600 साल पहले की यह बात है कि एक दार्शनिक थे थेल्स नामक, एक दार्शनिक थे थेल्स। इन्होंने यह बताया कि जब हम लोग एम्बर को ऊन से रगड़ते हैं, ईसा से लगभग 600 साल पहले थेल्स नामक जो दार्शनिक थे, इन्होंने यह बताया कि जब एम्बर को हम ऊन से रगड़ते हैं तो इसमें हल्की वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करने का क्या हो जाता है, गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, इसके पश्चात 1600 ईस्वी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने क्या किया कि उन सभी पदार्थों को खोजा जिन पदार्थों को आपस में रगड़ने से उसमें भी हल्के वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, कांच, एबोनाइट के छड़, गंधक जैसे पदार्थों को क्या किया, इन्होंने खोज किया और बताया कि अगर इन सभी पदार्थों को भी आपस में रगड़ते हैं तो इसमें भी हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि ईसा से लगभग 600 साल पहले
थेल्स नामक जो दार्शनिक थे, इन्होंने यह बताया कि जब एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है तो इसमें हल्के वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसके पश्चात लगभग 1600 ईस्वी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने उन सभी पदार्थों को खोजा जिन पदार्थों को आपस में रगड़ने से इनमें भी हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और इस तरह से उन्होंने कांच, एबोनाइट के छड़ और गंधक जैसे पदार्थ को क्या किया, इन्होंने खोज किया। ठीक है। इसके पश्चात 1646 में थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने उस ऊर्जा की खोज की जिस ऊर्जा के चलते एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित करती है। ठीक है। 1646 में थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने उस ऊर्जा की खोज किया जिस ऊर्जा के चलते एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को अपने तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और इस तरह से उस ऊर्जा का नाम इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी रखा। इलेक्ट्रिसिटी रखा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में विद्युत या बिजली कहते हैं। ठीक है। 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने उस ऊर्जा की खोज की जिस ऊर्जा के चलते एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और उस ऊर्जा का नाम इन्होंने क्या रखा, इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में विद्युत अर्थात बिजली भी कहते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि देखिए, स्थिर वैद्युत की जो होती है भौतिकी की एक शाखा होती है जिसमें हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब देखिए आवेश क्या होता है, तो आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे उस पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात ईसा से लगभग 600 साल पहले की ये बात है, थेल्स नामक दार्शनिक ने यह बताया कि जब एम्बर को ऊन से रगड़ते हैं तो इसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है। इसके बाद 1600 ईस्वी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने उन सभी पदार्थों को खोजा जिन पदार्थों को आपस में रगड़ने से उनमें भी हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और इस तरह से इन्होंने कांच, एबोनाइट के छड़, ठीक है, और गंधक जैसे पदार्थ को क्या किया, इन्होंने खोज किया। 1646 में थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने उस ऊर्जा की खोज किया जिस ऊर्जा के चलते एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को अपने तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और उस ऊर्जा का नाम इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग विद्युत अर्थात बिजली कहते हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात इसमें हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो यह गुण घर्षण के कारण आता है। इस कारण से हम लोग इसे क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत अर्थात फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो घर्षण विद्युत हम लोग किसे कहते हैं, तो वैसा विद्युत जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, वैसा विद्युत जो घर्षण से उत्पन्न होता है, घर्षण से क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है। और जिस पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आ जाता है उस पदार्थ को हम लोग आवेशित चार्जेड या विधुन्मय कहते हैं, इलेक्ट्रीफिट, ठीक है, कहते हैं। जिन पदार्थों में आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, आवेशित या विधुन्मय के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यह गुण किसके चलते आ रहा था, घर्षण के कारण।
इस कारण से उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, अर्थात वैसा विद्युत जो घर्षण के कारण उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। अब जिस वस्तु में ये आकर्षित करने का गुण आ जाता है उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशित अर्थात विद्युन्मय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब कांच को सिल्क से रगड़ा जाता है या हम बोलेंगे एबोनाइट के छड़ को, एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के जब खाल से हम लोग रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल, ठीक है, जब कांच को सिल्क से और एबोनाइट के छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो यह आवेशित हो जाता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कांच को सिल्क से रगड़ करके दो कांच के छड़ को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। उसी प्रकार एबोनाइट के दो छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ के जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन कांच को जब एबोनाइट के पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आवेश को हम लोग धनावेश कहेंगे और दूसरा को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेश के अगर प्रकार देखा जाए तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश के प्रकार हम बोलेंगे कि यह दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो हम लोगों ने क्या जाना कि जब कांच को सिल्क से रगड़ते हैं और एबोनाइट के छड़ को जब बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो ये दोनों आवेशित हो जाते हैं। लेकिन कांच के दो छड़ को सिल्क से रगड़कर जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। उसी प्रकार एबोनाइट के दो छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो इन दोनों के बीच भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जब कांच के छड़ को एबोनाइट के छड़ के पास लाते हैं तो ये इन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश। ठीक है, 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब हम कांच को सिल्क से रगड़ते हैं तो कांच पर जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को हम लोग धनावेश कहते हैं। ठीक है, और एबोनाइट के छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट के छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब कांच को हम लोग सिल्क से रगड़ते हैं तो कांच पर जो आवेश होता है वह धनावेश होता है, और एबोनाइट के छड़ को जब हम लोग किससे रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट के छड़ पर जो आवेश होता है वह ऋणावेश होता है। ठीक है, अब देखिए, आवेश देखा जाए तो आवेश जो होता है, आवेश यह अदिश राशि होता है। आवेश क्या होता है, अदिश राशि होता है, अर्थात कहने का मतलब यह स्केलर क्वांटिटीज होता है। अदिश राशि ये क्यों होता है, तो देखिए, क्योंकि यह सदिश बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि आवेश कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह सदिश बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं आवेश के मात्रक। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज।
तो देखिए आवेश का सबसे पहला जो मात्रक होता है उसे हम लोग बोलते हैं कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम, या इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, ठीक है। इसे शॉर्ट में हम एएस लिखते हैं और कूलम को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? सी। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक कूलम होता है या एम्पियर सेकेंड होता है। ये कौन सा मात्रक होता है? एसआई मात्रक, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो देखिए एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का, ठीक है। ये बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम या एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम ये कौन सा मात्रक है? सीजीएस मात्रक, या इसी को हम लोग बोलते हैं ईएसयू मात्रक भी बोलते हैं। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, अर्थात कहने का मतलब स्थिर वैद्युतिकी मात्रक, ठीक है। तो स्टेट कूलम जो होता है यह सीजीएस मात्रक होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कि यह ईएसयू मात्रक होता है, ठीक है। और आवेश का एक और सीजीएस मात्रक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एबी कूलम। एबी कूलम भी क्या होता है? ये भी एक सीजीएस मात्रक ही होता है, ठीक है। इसे हम लोग चाहे तो बोल सकते ईएमयू मात्रक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमयू मात्रक बोलते हैं। कहने का मतलब ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, ठीक है। तो स्टेट कूलम जो होता है ये सीजीएस मात्रक होता है किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और वही एबी कूलम जो होता है ये भी सीजीएस मात्रक ही होता है आवेश का, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है या विद्युत चुम्बकीय मात्रक होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो हम लोग बोलेंगे स्टेट कूलम, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक और छोटा मात्रक। तो सबसे पहले जानते हैं कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, ठीक है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होते हैं कौन होते हैं? फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन, ठीक है। एक फ्रैंकलिन जो होता है एक स्टेट कूलम के बराबर होता है, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक ईएसयू के बराबर होता है। तो फ्रैंकलिन क्या होता है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है, और एक फ्रैंकलिन जो होता है एक स्टेट कूलम या एक ईएसयू मात्रक के बराबर होता है। वही अगर हम देखें तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। एक फैराडे जो होती है 96,500 कूलम के बराबर होती है। एक फैराडे कितने के बराबर होती है? 96,500 कूलम के बराबर होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम या एम्पियर सेकेंड होता है, जबकि सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, ठीक है। इसे ईएसयू मात्रक के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक और सीजीएस मात्रक होता है ईएमयू मात्रक के नाम से भी जानते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। एक फ्रैंकलिन एक स्टेट कूलम या एक ईएसयू के बराबर होते हैं, जबकि सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? फैराडे होता है। एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होते हैं। देखिए ये जो आवेश का मात्रक है इसके बीच एक संबंध भी होता है, ठीक है।
अगर 1 कूलम जो पूछा जाए तो 1 कूलम जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो हम लोग बोलेंगे 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर होते हैं, जबकि यही 1/10 AB कूलम के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आवेश के मात्रकों के बीच क्या संबंध होता है, तो 1 कूलम 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर होते हैं, वही 1/10 AB कूलम के बराबर होते हैं। ठीक है, इससे भी बहुत से प्रश्न हम लोग से एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर आवेश की बीमा क्या होती है। आवेश की बीमा, तो आवेश की बीमा जो होती है क्या होती है, AT या क्या होती है, IT होती है। तो आवेश की बीमा क्या होती है, AT या IT। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं पदार्थ की संरचना के बारे में। तो देखिए, पदार्थ होता क्या है कि सूक्ष्मतम कण अणु से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, तो पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और अणु जो होते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम इकाई हम लोग किसको मानते हैं, परमाणु को। ठीक है, लेकिन ये सबसे सूक्ष्मतम इकाई नहीं होता है, क्योंकि परमाणु जो होते हैं, परमाणु में 3 तरह के मौलिक कण पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु में 3 तरह के मौलिक कण पाए जाते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये आवेशित कण कहलाते हैं। ठीक है, जबकि वही न्यूट्रॉन जो होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं उदासीन कण कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो हम लोगों ने कहा जाना कि पदार्थ जो होता है अणुओं से मिलकर बना होता है, जबकि अणु जो होते हैं वही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु जो होते हैं इसमें 3 तरह के मौलिक कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये एक परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो हम लोगों ने कहा जाना कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए, परमाणु जो होते हैं उदासीन होते हैं। परमाणु जो होते हैं क्या होते हैं, उदासीन। परमाणु उदासीन इसलिए होते हैं क्योंकि जितना इस पर प्रोटॉनों की संख्या होता है, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, उतना ही इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि परमाणु जो होते हैं क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अब अगर हम जाने तो देखिए, प्रोटॉन की मात्रा जो होती है, प्रोटॉन की मात्रा अगर जाने, वह इलेक्ट्रॉन की मात्रा के 1836 गुना होती है। ठीक है, प्रोटॉन की मात्रा जो होती है इलेक्ट्रॉन की मात्रा की क्या होती है, 1836 गुना होती है। अर्थात कहने का मतलब, जो प्रोटॉन का जो परमाणु द्रव्यमान जो होती है, इलेक्ट्रॉन के परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, 1836 गुना होते हैं। तो इस तरह से हम जाने तो इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होगी, इलेक्ट्रॉन की अगर हम मात्रा पूछे तो इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होगी वह 1/1836 गुना होगी किसके, प्रोटॉन की मात्रा की। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन के परमाणु द्रव्यमान के 1/1836 गुना होते हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। देखिए,
कुछ कण होते हैं जिसमें सबसे पहला कण जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि इसके द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो 9.1 × 10⁻31 kg होती है। ठीक है, और इसके पश्चात आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है इस पर जो आवेश होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होती है। लेकिन एक बात समझिए, ये प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है और वही इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि इसके द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होती है। और प्रोटॉन पर जो क्या होती है आवेश होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि इसकी द्रव्यमान देखा जाए तो 1.64 × 10⁻27 kg होती है। वही न्यूट्रॉन पर देखा जाए तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि इसका द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, इस पर भी द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होते हैं। ड्यूट्रॉन जो होते हैं, ड्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि इस पर द्रव्यमान देखा जाए तो 1.64 × 10⁻27 kg होती है। और एक लास्ट कण होता है अल्फा कण। अल्फा कण का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश के क्या होते हैं 2 गुना होते हैं। प्रोटॉन के आवेश के क्या होते हैं 2 गुना, और द्रव्यमान की जो बात की जाए वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होते हैं 4 गुना होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होती है, जबकि प्रोटॉन पर जो आवेश होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है, और द्रव्यमान कितनी होती है 1.64 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही क्या होते हैं मास ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होते हैं। किसके? न्यूट्रॉन के। ठीक है, ड्यूट्रॉन पर अगर देखा जाए तो ड्यूट्रॉन की जो चार्ज होती है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होती है। ठीक है, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो जो द्रव्यमान होगा किसका मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो होगा वो 2 गुना होगा मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, और वही अगर अल्फा कण की बात करें तो इसका जो क्या होता है आवेश जो होता है वो क्या होता है अल्फा कण के जो आवेश होते हैं चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ क्या चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जबकि अगर वही हम देखें कि मास किसका द्रव्यमान हम किसका देखें अल्फा कण का, तो अल्फा कण के द्रव्यमान जो होते हैं 4 गुना होते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि कणों पर आवेश तथा द्रव्यमान कितने होते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।